हाय एफएफ फ्लावर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा मैंने अपने दूसरे चैनल पे यानी कि एफएफ फ्लावर VJC2 वाला जो चैनल है उस पर आज यू आर नॉट ए मिस्ट्रेस का सेकेंड पार्ट अपलोड कर दिया है। जो भी शांगवान फैन है वो वहाँ पे जाके यानी कि जो टॉप विंग देखना पसंद करते हैं वो वहाँ पे जाके उस चैनल उस एफएफ को भी जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वहाँ पे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस पार्ट को यानी कि लव विद मिसअंडरस्टैंडिंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को प्रपोज करने जा रहा था, लेकिन प्रपोज करने से प्रपोज जब उसने किया था तो तब विंग ने गुस्से में आके फाइनली अपनी आइडेंटिटी उसके सामने रिवील कर दी थी। यानी कि विंग ने वांग जी के हाथ में अपना स्टूडेंट कार्ड रख दिया था जिसमें क्लियरली उसके नाम की जगह पे विवुजियन और उसके जेंडर की जगह पे मेल लिखा हुआ था। विंग को ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और बहुत ज़्यादा अपने आप में दुखी भी वो महसूस कर रहा था कि वो एक ऐसे इंसान को अपनी आइडेंटिटी बता रहा है जिससे वो सच में प्यार करता है। वो चाहता था कि वो इंसान उसे एक्सेप्ट करे वैसे जैसा वो है, जो वो है वो उसे वैसे एक्सेप्ट करे, लेकिन वो अभी अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताना चाहता था और ना ही इस प्यार वाले चक्कर में कभी पड़ना चाहता था। इसलिए अपने फर्स्ट किस के बाद उसने हमेशा कोशिश की थी कि वो वांग जी से हमेशा दूर रहे। हाँ, वो उसकी चीज़, उसके किए गए डिमांड्स को कभी डिनाई नहीं करता था। अगर वो उसकी हेल्प के लिए बोलता था या कहीं बाहर उसके साथ चलने के लिए बोलता था, लंच डिनर कहीं भी वो जाने के लिए बोलता था, वो एग्री कर जाता था। लेकिन स्किन टच और ये नॉर्मल जो किसेस थे उसको वो अवॉइड किया करता था, कभी भी ज़्यादातर वांग जी के आसपास नहीं रहा करता था। लेकिन वांग जी ने तो आज अपना पूरा मन बना लिया था कि वो विंग को प्रपोज करेगा और उसने कर भी दिया था। और लास्टली सब चीज़ उससे फ्रस्ट्रेटेड होके, इरिटेट होके विंग ने वो कदम उठा ही लिया जो कि उसने नहीं उठाना चाहिए था, ऐसा उससे लग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ वांग जी ने जब ये देखा था ना कि विंग की आइडेंटिटी क्या है, उसके पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई थी। उसके सर पे कौन सा आसमान आके टूटा था उसको नहीं पता था। वो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि क्या उसने जो देखा वो सच है। क्या सच में जो उसके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसको देख के कोई भी ये आइडिया नहीं लगा सकता कि ये कहीं से भी लड़का है? क्या ये सच में लड़का है? क्या उसने एक ऐसे इंसान से प्यार किया है? क्या उसका पहला प्यार एक ऐसा इंसान है जो कि अपनी आइडेंटिटी को ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, वो अपनी आइडेंटिटी को हमेशा हाइड करके रखता है? क्या वो सच में ऐसे इंसान से प्यार करता है? क्या सच में वो कभी एक्सेप्ट कर पाएगा ये कि वो विंग से वैसे ही प्यार करता है जैसा वो है, चाहे वो लड़की है या लड़का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वांग जी को पता ही नहीं चला कब उसके हाथों से विंग का आईडी कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड नीचे गिर चुका था। विंग समझ चुका था कि वांग जी पूरी तरीके से शॉक्ड में जा चुका है और इस वक्त अगर उसे शॉक्ड से बाहर ना निकाला जाए तो शायद ये चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। उसने अपने हाथों से ही अपने आंसुओं को पोंछा और उसके बाद वांग जी को एक सॉफ्ट सी आवाज़ के साथ उसने मजबूर किया कि वो अपने शौक वाले वार्ड से वापस आ जाए। विंग की आवाज़ जैसे ही वांग जी ने सुनी तो उसने विंग से डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा, ये झूठ है ना? तुम तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये आईडी कार्ड, इसमें जेंडर की जगह में मेल क्यों लिखा हुआ है? विंग मुझे बताओ। और तुम्हारे नाम की जगह में इसमें विभूषण क्यों लिखा हुआ है? क्या रियलिटी है तुम्हारी? क्या छिपाया है तुमने हम सब से? ये फेक स्टूडेंट आईडी है ना? तुमने एक फेक स्टूडेंट आईडी बनाई है ना मुझे खाली परेशान करने के लिए ना? प्लीज़ बोलो ना कि तुमने ये फेक बना के रखी है। प्लीज़ बोलो ये सब कुछ। मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ सच है। तुम एक लड़के कैसे हो सकते हो? तुम लड़की हो। क्या तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? प्लीज़ बताओ, प्लीज़ मुझे बताओ। अगर तुम्हें मुझे रिजेक्ट करना है तो डायरेक्टली करो ना, ये सब कुछ मत करो। प्लीज़ प्लीज़ अपनी आइडेंटिटी इस तरह से मत बिगाड़ो। तुम अपने आप को एक लड़के की तरह कैसे पेश कर सकते हो मेरे सामने? वांग जी अपने आप में ही इतने सारे क्वेश्चन वो विंग से पूछ चुका था ना कि विंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि किस क्वेश्चन का आंसर वो दे। लेकिन विंग के पास हर एक क्वेश्चन का एक ही आंसर था
कि जो स्टूडेंट आईडी अभी अभी उसने लान वांगची के हाथ में रखी है वो झूठ नहीं है, वो फेक नहीं है, उसे ज़बरदस्ती बनाया नहीं गया है, वही उसकी रियलिटी है। वो एक लड़की नहीं है जिस इंसान को उसने आज यहाँ पे इतनी अच्छी सी जगह पे इतने अच्छे से डेकोरेशन के साथ प्रपोज किया है, वो उस चीज़ के कभी लायक था ही नहीं। उसने डायरेक्टली वांग जी को एक ही आंसर किया कि नहीं, वो उसकी फेक स्टूडेंट आईडी नहीं है, वो उसकी ओरिजिनल स्टूडेंट आईडी कार्ड है। और मुझे लगता है कि तुम इसको देखने के बाद समझ ही चुके होगे कि मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है। विंग की बातें सुनते सुनते वांग जी की आंखों में से भी आंसू आने लगे थे, क्योंकि उसने सच में कभी ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि विंग ने भी इतना बड़ा सच, उसे कभी इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि विंग ने कभी कभी भी ऐसा कुछ छिपाया होगा उससे, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। धीरे धीरे अब वो विंग की आंखों में देखने लगा था, जहाँ पे सच्चाई साफ साफ नज़र आ रही थी कि उसने अभी अभी जो कुछ भी बोला है उसको लेके वो बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं है, या फिर उसने थोड़ा सा भी इसमें झूठ बोला होगा। वांग जी की आंखें अब पूरी तरीके से आंसुओं में डूबी हुई थी। दूसरी तरफ विंग की भी आंखें कोई सुखी नहीं थी, उसकी भी आंखें पूरी तरीके से इस वक्त आंसुओं से भरे हुए थे। दोनों ही एक दूसरे को बहुत अलग निगाहों से देख रहे थे। वांग जी बस ये उम्मीद लगाए था कि शायद विंग अभी तो बोलेगी कि ये सब कुछ झूठ है, तो वहीं वांग जी ये उम्मीद लगाए था कि शायद वांग जी ये बोलेगा कि मुझे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। लेकिन वांग जी के एंड से जब ऐसा कोई आंसर नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों से जो आंसर विंग को मिल रहा था, उसके बाद विंग अच्छे से समझ चुका था कि अब उसको क्या बोलना है। तो तभी विंग ने अब अपने साइलेंस को ब्रेक किया, और उसके बाद वांग जी को डायरेक्टली सिर्फ इतना ही बोला कि शायद अब ये सब कुछ यहीं पे ख़त्म होना है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जो चीज़ें अभी तक मैंने छुपा के रखी हुई हैं उनको वैसे ही रखना। मैं इन सब चीज़ों को इस तरीके से सबके सामने नहीं लेके आना चाहता। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा ना सही हमारी दोस्ती के लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो, और मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं कर रहा। अगर तुम ना संभाल पाओ तो बता देना, मैं खुद अपनी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील करूँगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे एंड से ऐसा कुछ भी ना हो। प्लीज़ प्लीज़ मेरा इतना साथ दे देना। ऐसा कहते हुए विंग ने बिना एक बार और वांग जी की तरफ देखे ही उस जगह को तुरंत छोड़ दिया था। वांग जी अभी भी विंग की तरफ ही देखे जा रहा था। जिस डायरेक्शन में विंग जा रहा था, वांग जी की नज़रें उसी डायरेक्शन में जा रही थी, जैसे कि वो उम्मीद कर रही हो विंग अभी अपनी जगह से लौटे, उसके पास आए, उसको टाइटली हग करे और फिर जाके बोले कि ये सब कुछ मजाक था, मैं सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रही थी, टेस्ट कर रही थी। लेकिन वांग जी की इस उम्मीद पे तो पूरी तरीके से पानी तब फिर गया जब उसने पूरी तरीके से विंग के डिस्पेयर होते हुए बॉडी को देखा, और उसको तब तक देखते रहा जब तक विंग की बॉडी उसके आंखों से कम्प्लीटली ओझल नहीं हो चुकी थी। पूरी तरीके से जब उसको विंग अच्छे से अब विंग के पैर का एक निशान तक उसे नहीं दिख रहा था, विंग की बॉडी का एक पार्ट तक उसे नहीं दिख रहा था, तो तब जाके उसे महसूस हुआ कि विंग उसको वहाँ पे उस तरीके से छोड़ के जा चुका है, और शायद ही अब वो वापस आएगा। वांग जी को नहीं समझ में आ रहा था कि उसके अंदर चल रहे इस कसम को वह कैसे रोके, कैसे इसको शांत करे। क्या ये शांत होने वाली है? क्या ये चीज़ इतनी नॉर्मल है? क्या सच में विंग जो अभी अभी यहाँ पे करके गया है, क्या उसने ये सब कुछ करना चाहिए था? ठीक है, हर किसी की फैमिली में, हर किसी की लाइफ्स में, हर किसी की पर्सनल जो लाइफ होती है उसमें बहुत बड़े बड़े राज होते हैं, लेकिन इतना बड़ा राज कोई कैसे रख सकता है? अपने आप को कम्प्लीटली अपोजिट जेंडर में ही सबके सामने रख देना, ये क्या एक सही तरीका था? और अगर था तो भी इसके पीछे इतना कौन सा बड़ा राज है जो कि ये छिपाना चाहता है? क्यों अपने आप को वैसे ही उसने सबके सामने नहीं रखा जो कि वो है? क्यों उसको अपने आप को ही एक्सेप्ट करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है? वांग जी को सबसे बड़ा जो इस वक्त फीलिंग थी ना, वो धीरे धीरे अब गुस्से में बदलने लगी थी कि विंग ने अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपा के रखी है। और क्या रीज़न है कि वो अपने आप को वैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता जो कि वो है? अगर वो एक लड़का है तो लड़का बन के रहे ना, क्यों सबके सामने एक लड़कियों की तरह घूमता है? क्यों अपने एक्शंस ऐसे करता है जैसे कि वो लड़की है? अभी तक जो वांग जी के
आँख में आंसू इस वजह से थे कि विंग ने उसके सामने उसकी सच्चाई रख दी। उसको लग रहा था कि शायद विंग ये बोलेगी कि वो सब कुछ मजाक है या फिर बस वांग जी को टेस्ट करने के लिए ये सब कुछ किया गया था। लेकिन अब वांग जी को भी अच्छे से समझ में आ चुका था कि विंग ने ये सब कुछ मजाक में नहीं किया, ना ही उसको टेस्ट करने के लिए किया। विंग अभी अभी जो उसके सामने बोल के गया है वही उसकी सच्चाई है। और कहीं ना कहीं अब वांग जी को इस बात पे गुस्सा आने लगा था कि क्यों क्यों उसने अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपा के रखी है। वो पूछना चाहता था, वो विंग को इस वक्त बहुत टाइटली झंझोर के ये पूछना चाहता था कि ऐसा सब कुछ क्यों, क्या है ये सब कुछ, क्या ये सब कुछ करना ज़रूरी था। लेकिन विंग तो वहाँ से जा चुका था और साथ ही साथ उसके सामने एक और रिक्वेस्ट करके गया है कि प्लीज़ ये सब कुछ किसी को ना बताए। हालांकि वो नहीं भी बोलता तो भी वांग जी इस बात का ध्यान देता कि उसके पास अभी अभी जो मतलब इतना बड़ा सीक्रेट उसके सामने खुला है वो किसी को नहीं बताएगा। लेकिन फिर भी अगर विंग ने रिक्वेस्ट की है तो ऑफकोर्स सी बात है उसे इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उस पर्सनल लाइफ में वो क्या चीज़ छुपा रहा है, क्या चीज़ दबाने की कोशिश कर रहा है, ये उनका मैटर है। इसमें कोई तीसरा आके अगर इसको ओपन अप करने की कोशिश करेगा तो ऑफकोर्स सी बात है ये चीज़ें किसी को भी पसंद नहीं आएंगी, स्पेशली उस पर्सन को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी। वांग जी गुस्से में ज़रूर था, लेकिन हाँ उसके दिमाग में ये कभी नहीं आएगा कि शायद उसे विंग की आइडेंटिटी सबके सामने लेके आनी चाहिए या फिर विंग की इमेज को ख़राब करने की कोशिश करनी चाहिए। वांग जी अब और ज़्यादा इंतज़ार वहाँ पे नहीं कर सकता था विंग का, क्योंकि विंग वहाँ से कम्प्लीटली जा चुका था। उसने भी अपनी कार कीज़ निकाली, अपनी कार में बैठा और वहाँ से बिना एक और पल गवाए ही वो वहाँ से जा चुका था। वो गाड़ी इतनी स्पीड में वहाँ से गई थी कि कुछ टाइम के लिए तो सड़क की जो धूल थी ना वो वहाँ पे एकदम कोहरे की तरह छा गई थी। आर पार देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उस धूल की वजह से शायद ही आप इधर की उधर मतलब इधर खड़े होकर उधर की चीज़ें देख सकते हैं। लगभग 5 से 10 मिनट के बाद जब वो पूरा का पूरा मतलब जो धूल था, जो उठी थी अभी धूल, वो शांत हुआ था, तो तभी उस धूल को शांत होते होते वहाँ पे नज़र आता है कि ऐसा इंसान जो कि ठीक उसी जगह पे खड़ा था जहाँ पे अभी तक वांग जी और विंग खड़े थे। ठीक वहीं पे खड़ा होके वो उस ज़मीन को देख रहा था जहाँ पे उससे पड़ा हुआ कुछ दिख रहा था, और वो कुछ और नहीं विंग का स्टूडेंट आईडी कार्ड था। उसने अपने आप को झुकाया और अपने हाथ से उस स्टूडेंट आईडी कार्ड को उठाया और अपने आप में ही अब उस स्टूडेंट आईडी कार्ड को पढ़ने लगा। उसने टॉप टू बॉटम उसको अच्छे से पढ़ लिया और पढ़ने के बाद उसके फेस पे जो इविल स्माइल आई थी ना, वो देखने के बाद शायद हर कोई समझ सकता था कि इस बार शायद वांग जी अगर कुछ ना भी करे ना तो भी विंग के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और विंग क्या उससे निकल पाएगा या नहीं ये तो विंग ही जाने, लेकिन मुसीबत बहुत ज़्यादा बड़ी है। विंग और वांग जी फाइनली अपने घर पहुंच चुके थे। विंग ने कुछ दूरी पे जाने के बाद ही अपने घर के लिए टैक्सी ले ली थी और वांग जी ने वो पहले ही अपनी गाड़ी में था और वहां से निकलते हुए वो अपने घर पहुंच चुके थे। वांग जी बहुत ज़्यादा बेचैन था इस सब से कि उसके सामने आज ये क्या चीज़ आई है, क्या इस चीज़ को आना ज़रूरी था, क्या इस चीज़ का होना ज़रूरी था, और क्या ज़रूरी था उसका जो उसकी फीलिंग्स उसने विंग के लिए अपने मन में पैदा की थी, क्या उन फीलिंग्स का आना ज़रूरी था। दूसरी तरफ विंग अपने कमरे में बैठ के बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा हो गया था जो उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उसने ये तो सोचा था कि कॉलेज एंड होते ही वो अपने आप को एक अलग तरीके से सबके सामने लेके आएगा, क्योंकि उसके बाद उसके सर पे जो जिम्मेदारियाँ आएंगी, जो चीज़ आएंगी, उसके लिए उसे खुद को चेंज तो करना ही होगा। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उससे पहले वो किसी और को अपनी रियलिटी बताएगा, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी बताएगा। उसको बस इस बात से तकलीफ थी कि उसने उस इंसान को हर्ट किया है, जिस इंसान के लिए उसके दिल में भी बहुत बड़ी वाली जगह है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स उसके लिए रखता है। हालांकि वो अच्छे से जानता है कि उसने जब से इन फीलिंग्स को समझना शुरू किया था ना, कि किसी के लिए अपने दिल में क्या फीलिंग होती है, कौन सी फीलिंग को आप प्यार का नाम दे सकते हो, तो तब से उसने एक ही चीज़ जानी थी कि वो एक होमोसेक्सुअल है, यानी कि उसको अपने ही जेंडर के लोगों में इंटरेस्ट आता है। लेकिन इसके साथ साथ उसको ये बात भी पूरी तरीके से क्लियर थी, या ये कहो कि श्योर थी, कि हो सकता है
कि इस वजह से उसका दिल भी टूटे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर वो होमोसेक्सुअल है तो जिसे वो पसंद करेगा वो भी सेम तरह की सेक्सुअलिटी रखता होगा। इसलिए उसने ये चीज़ तो ज़रूर मतलब एक्सेप्ट कर ली थी कि लाइफ में कभी ना कभी उसके साथ ये चीज़ ज़रूर होगी कि उसका दिल टूटेगा, कोई उसे रिजेक्ट करेगा। लेकिन कोई ऐसा इंसान जो कि उससे प्यार करता है लेकिन फिर भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की थी, ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी अपनी लाइफ से। अपनी लाइफ में चल रही इस इतनी सारी गड़बड़, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी मुसीबतें और इतना अकेलापन, वो उसको अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरीके से निचोड़ रहा था, उसे खुरेच रहा था। और इस वक्त वो सच में चाहता था कि कोई ऐसा इंसान उसके पास हो जिसके गोद पे सर रख के या फिर जिसके गले पे लग के वो अपने आंसुओं को बहाए। वो चाहता था कि वो इस वक्त रो रहा है तो कोई हो उसके आसपास जो उसके पीठ को सहलाए, उसके बालों को सहलाए और उसको ये श्योरिटी दे कि वो एकदम ठीक है। वो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स में फंस जाए वो उसके साथ रहेगा, वो हमेशा उसका साथ देगा। चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए या फिर सारी दुनिया उससे नफरत करे, लेकिन वो उसके साथ रहेगा। वो सच में एक ऐसे इंसान को इस वक्त अपने साथ चाहता था, लेकिन उसके साथ कौन हो सकता था इस वक्त। विंग ये बात अच्छे से समझ चुका था कि उसने अपनी लाइफ में अकेले जीना अच्छे से सीख लेना चाहिए, क्योंकि वो नहीं जानता कि आज तो खैर उसके पास नहीं है, कोई भी नहीं है। वो ये तक नहीं जानता था कि इन फ्यूचर भी उसकी लाइफ में कोई आएगा या नहीं। उसने अपने आप को ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया, अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी उसने अपने आप के अंदर बटोर ली। सारी की सारी ताकत जो थी ना अभी उसके अंदर बची कुची हुई, उसको उसने बहुत अच्छे से बटोरी। और उसके बाद अपने बाथरूम में एंटर किया। एक वार्म बाथ लेने के बाद वो अपने बेड में आके आराम से सोने के लिए तैयार था। भले ही उसे नींद आए या ना आए, लेकिन वो चाहता था कि इस वक्त उसे नींद आनी चाहिए एटलीस्ट। उसके दिमाग में चल रहे इस अजीबोगरीब से ख्याल, इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारी मुसीबतें, मतलब जो उलझे हुए इससे जो तार थे ना उसके दिमाग में इस वक्त सभी चीज़ों के, उन्हें वो साइड रखना चाहता था और बस अपने आप को रिलैक्स फील कराना चाहता था। और उसके मॉम डैड के डेथ के बाद सोना ही उसके लिए एक ऐसी चीज़ बनी थी जो कि उसको हमेशा रिलैक्स फील कराती थी। इस वक्त भी उसने उसी चीज़ का यूज़ किया था और वो बस सोना चाहता था। आधा घंटा हो चुका था, विंग को नींद नहीं आई थी। उसने फिर भी वेट करना ही सही समझा। 1 घंटा और निकल चुका था। निकलते निकलते लगभग 3 घंटे निकल चुके थे, लेकिन विंग को अभी तक नींद नहीं आई थी। और फाइनली उसने उस चीज़ का ही इस्तेमाल किया जो कि वो हमेशा किया करता था। उसने अपने ड्रॉर से एक छोटी सी बॉटल निकाली, उसके अंदर से उसने एक पिल निकाली और उसको बिना पानी के ही अपने मुंह में ले लिया। और डायरेक्टली उसको निगलने के बाद वो फिर से सोने के लिए तैयार हो गया। और अगले 20 मिनट के अंदर ही उसे बहुत शांति से नींद भी आ चुकी थी। दूसरी तरफ वांग जी था, जो घर पहुंचते ही उसने इधर उधर कहीं भी नहीं देखा, ना जो अपने अंकल के साथ बैठा, ना ही आज अपने ब्रदर के साथ बैठा। उसने आते ही टेबल के ऊपर कार कीज रखी और डायरेक्टली अपने रूम में चला गया। उसने यहाँ तक कि कार में से अपने बैग को तक नहीं निकाला था और डायरेक्टली वैसे ही वो अंदर जा चुका था। उसके अंकल और ब्रदर को वांग जी का ये बिहेवियर बहुत अजीब लगा था, क्योंकि आज तक वांग जी कभी ऐसा नहीं किया था। उसने कभी भी कॉलेज से आने के बाद अपने अंकल से बात ना की हो, अपने ब्रदर के साथ बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड ना किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। और स्पेशली नोटिस करने वाली बात ये थी कि आज वांग जी का बैग कहाँ है। वांग जी तो हमेशा अपने बुक्स को लेके, अपने बैग को लेके बहुत ज़्यादा मतलब केयरफुल रहा करता था, तो आज उसका बैग कहाँ है। वो पूछना चाहते थे कि वांग जी से कि आखिर क्या हुआ है आज, लेकिन वांग जी ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। इससे पहले ही वांग जी अपने रूम में जा चुका था और रूम में जाने के बाद उसने अपने आप को रूम के अंदर लॉक कर लिया था और सोचने लगा था उस टाइम के बारे में जिस टाइम पे उसे सबसे बड़ा झटका मिला था अभी तक की लाइफ का। और सोचने लगा था कि क्या वो इस सब को जानने के बाद भी नॉर्मल रिएक्ट कर सकता है, क्या उसे नॉर्मली एक्ट करना चाहिए। वो सच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था इस वक्त। उसके दिमाग की जो नसें थी ना वो फूलने लगी थी, ये सोच सोच के कि आखिर अभी अभी उसके साथ क्या हो गया, क्या
आज का दिन उसने किस तरीके से प्लान किया था और किस तरीके से ये ख़त्म हुआ है। क्या ये सच में ऐसा ही था, या उसकी लाइफ में एक ऐसे इंसान का आना ज़रूरी था जो कि उसकी लाइफ में मतलब उसको एक अजीब सी फीलिंग होने लगी थी अपने अंदर से ही कि यार उसने प्यार भी किया तो एक लड़के से। हाँ, उसने सुना था गे होते हैं, लेस्बियंस होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, और उसने कभी भी खुद को गे वाली लिस्ट में नहीं रखा था। उसको हमेशा से ही लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं आया, उसको लड़कियां ही पसंद थी। हाँ, वो लड़कियों के आसपास आज तक नहीं गया, लेकिन अगर इंटरेस्ट की बात की जाए तो उसे लड़कियां ही पसंद थी, और इसीलिए उसने विंग को भी चूज़ किया था। और विंग एग्जैक्टली उसी के बिहेवियर की थी भी, तो भी उसे इसीलिए वो ज़्यादा पसंद थी। बट लास्टली देखा जाए तो विंग ने जो उसे झटका दिया है ना, वो बहुत बड़ा है। सोचते सोचते कब उसे भी नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग सब कुछ बहुत शांत था। वांग जी भी शांत था, विंग भी एकदम शांत था। उन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि आज कॉलेज जाके वो एक दूसरे को कैसे फेस करने वाले हैं, लेकिन कॉलेज तो जाना है ना। चीज़ें किसी के लिए नहीं रुकती हैं, और पढ़ना उन दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए कॉलेज तो जाना है, लेकिन वहाँ पे जाके वो एक दूसरे को फेस कैसे करेंगे ये सोच रहे थे वो दोनों ही अपनी गाड़ियों में बैठे हुए। इस वक्त वो दोनों ही अपने अपने गाड़ियों से अपने अपने कॉलेज जा रहे थे। हाँ, वांग जी थोड़ा आगे, थोड़ा नहीं लगभग कॉलेज पहुंचने वाला था, और विंग इस वक्त अपने घर से निकल रहा था। इसलिए विंग को 10 से 15 मिनट तो अभी लगने थे कॉलेज आने में, और वांग जी कॉलेज पहुंच चुका था। कॉलेज पहुंचने के बाद डेली की तरह वो आज अपनी बुक्स को लेकर फिर से बेंच में बैठ चुका था। और बेंच में बैठने के बाद उसने बुक्स तो अपने हाथ में ली थी, लेकिन उसका ध्यान आज बुक्स में था नहीं। 10 मिनट के बाद वेसांग और जैनचेंग वहाँ पे पहुँच चुके थे, और जैसे ही उन्होंने वांग जी को देखा था ना, वो दौड़ते हुए गए उसके पास और उससे जाके डायरेक्टली सबसे पहले एक ही क्वेश्चन किया, हे, क्या तुमने उसे प्रपोज कर दिया? दोनों की ही चहकती सी आवाज़ वांग जी के कानों में गूंज रही थी। और जैसे ही उसने ये क्वेश्चन सुना कि क्या मैंने उसे प्रपोज किया है, तो इस सब को सुनने के बाद एक सैड सा चकल उसके माउथ से निकल गया। और जब तक वेसांग और जैनचेंग ये समझ पाते कि वो चकल क्यों निकला है, तो तभी उसको पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ अजीब सी आवाज़ें, जैसे कि कुछ लोग किसी के बारे में कुछ अजीबोगरीब सी बातें कर रहे हों। जैनचेंग, वेसांग और लैन वांग जी तीनों ही उस डायरेक्शन में देखने लगे, तो उन्होंने देखा कि विंग की कार ठीक गेट के सामने खड़ी है, और सामने गेट के अंदर कुछ लोग ग्रुप में बैठ के उस गाड़ी की तरफ देख रहे हैं, और उसके बाद बातें करना शुरू कर चुके हैं। विंग ने अभी तक ये सब कुछ नोटिस नहीं किया था। दूसरी तरफ लान वांग जी, जैनचेंग और वेसांग ने ये सब कुछ नोटिस तो कर लिया था कि वो लोग ग्रुप में खड़े होकर कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या बातें कर रहे हैं और किस मैटर में बातें कर रहे हैं उन लोगों को अभी तक नहीं पता था। विंग अपने कार से नीचे उतरने के बाद अपने ड्राइवर को इशारा कर चुका था कि वो चला जाए। ड्राइवर वहाँ से जा चुका था, और ड्राइवर के जाते ही विंग गेट के अंदर एंटर कर चुका था। जैसे ही उसने कॉलेज के अंदर एंटर किया था, तो 2-4 लोग और आके उस ग्रुप में खड़े हो चुके थे, और विंग को देख के एक अजीबोगरीब से बहुत अजीब से फेस बनाने के बाद वो बातें करने लगे थे, जिसको देखने के बाद वेसांग, जैनचेंग और लैन वांग जी थोड़ा अजीब तो फील कर रहे थे, और साथ ही साथ विंग को भी अजीब फील हो रहा था। विंग कुछ कदम आगे बढ़ा ही पाया था कि उसके सामने 2 लोग आके खड़े हो चुके थे, और वो कोई और नहीं, लैन सुसे और जिन जिशियान थे। वो दोनों ही उसके सामने खड़े हो चुके थे। विंग ने उनको अवॉइड करना ही सही समझा। विंग जैसे ही अपने रास्ता बदलने की कोशिश करता, वो दोनों फिर से जाके विंग के सामने खड़े हो जाते। विंग फिर से कोशिश करता कि वो अपने रास्ते को चेंज कर ले, तो वो दोनों फिर से विंग के सामने आके खड़े हो चुके थे। पास ही के ग्रुप में जितने लोग खड़े थे ना, विंग की ऐसी हालत देख के वो धीरे धीरे हंसना स्टार्ट कर चुके थे। दूसरी तरफ जिनजिशियान और लैनसू, वो दोनों ही बहुत मज़े ले रहे थे विंग के इस कंडीशन की। विंग अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, और वो लास्टली उनसे बोलता है कि मेरे सामने से हट जाओ, वरना मैं प्रिंसिपल से जाके तुम्हारी कंप्लेन करूँगी। विंग ने अपने सेंटेंस को जैसे कंप्लीट किया था ना, उसके 2 सेकंड के बाद ही लैंस उसे रिप्लाई करते हुए बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे सेंटेंस को
करेक्ट करने की ज़रूरत है। तुम्हें बोलना चाहिए कि मेरे सामने से हटो, वरना मैं प्रिंसिपल के पास जाके तुम्हारी कंप्लेन करूँगा। विंग ने जैसे ही ये सुना कि लेंस उसे ने अभी क्या बोला है, तो वो लेंस उसे की आंखों में तक देख रहा था। उसको नहीं समझ में आ रहा था कि लेंस उसे ये सब कुछ क्यों बोल रहा है। तो तभी लेंस उसे उसके सामने वो आईडी कार्ड आगे कर देता है जो कि उसके हाथ में था, यानी कि एक स्टूडेंट आईडी कार्ड। विंग जैसे ही उस आईडी कार्ड को खोलता है तो उसने अपना नाम और अपना फ़ोटो देखने के बाद वो समझ चुका था कि वो उसी का है, और उसको देखने के बाद वो डायरेक्टली पास ही के बेंच के सामने खड़ा लान वांग जी की साइड को देखता है, क्योंकि लास्ट नाइट उसने अपनी स्टूडेंट आईडी जिसे दी थी वो लान वांग जी ही था। और लान वांग जी जैसे ही नोटिस करता है कि जो स्टूडेंट आईडी कार्ड अभी अभी लेंस उसे ने विंग को दिया है वो उसी का है, यानी कि वो विंग का ही है। तो तब जाके उसको याद आता है कि वो इतना शॉक्ड हो चुका था कि वो स्टूडेंट आईडी उसके हाथ से कब गिर गया, उसे पता ही नहीं चला। और घर जाते हुए उसे उठाने का तक होश नहीं रहा, और वो गाड़ी में बैठा वहाँ से जा चुका था। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वांग जी ने न जाने उसके साथ क्या कर दिया होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसने तो उस स्टूडेंट आईडी कार्ड को सिर्फ वांग जी को ही दिया था। अब वांग जी ने उसके साथ क्या किया वो नहीं जानता था, सिर्फ उसे इतना पता था कि वो लास्ट नाइट उसने उसी को दिया था। लेंस उसे इस वक्त अब सभी के साथ मिलके विंग का मजाक उड़ाने लगा था, क्योंकि विंग आज फिर से अपने शॉर्ट ड्रेसेस में था, यानी कि शॉर्ट स्कर्ट, टाइट शर्ट, अपनी हाफ पोनी टेल, हाथ में गर्ल्स वॉच, मतलब रिस्ट वॉच जो कि गर्ल्स की होती है वो, हाथ में बुक्स और सॉफ्ट सी उसकी स्किन, जिसे देख के कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता कि ये एक लड़की है। और उसे टो टू हेड देखने के बाद उसका मजाक बनाना उसने स्टार्ट कर दिया था कि देखो ये एक लड़का है, लेकिन ये लड़कों की तरह लगता ही नहीं है, इसको तो लड़के होने का अधिकार ही नहीं है, इसको लड़का होना ही नहीं चाहिए था, इसके पास तो कुछ है ही नहीं जो लड़कों के पास होता है। क्या सच में एक लड़का है? हाय, लड़कों के साथ भगवान ने बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी है जो इसे लड़कों की लिस्ट में डाल दिया। क्या भगवान इतना इतना अंधा हो चुका था उस वक्त जिस वक्त उसने इसे बनाया था? क्या सोच के भगवान ने इसे लड़का बनाया? लेंस उसे के साथ साथ बाकी सारे जो स्टूडेंट वहाँ पे थे ना, वो भी अब धीरे धीरे विंग के बारे में बहुत डिस्कस्टिंग बातें करने लगे थे कि विंग लड़का है, लड़कियों की तरह रहता है, वो एक मतलब मे बी वो लड़का लड़की दोनों में से कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्या क्या उसके बारे में बातें होने लगी थी। विंग एक टक अभी भी लान वांग जी को देख रहा था, और लान वांग जी उन इंसानों को देख रहा था जो इस वक्त विंग के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। भले ही नजरें उसकी लान वांग जी की तरफ थी, लेकिन उसके कान वो हर एक शब्द सुन पा रहे थे जो कि इस वक्त उन स्टूडेंट्स के मुंह से निकल रहे थे जो कि उसके आसपास खड़े थे। लेंस उसे की हद तो तब पार हो गई जब उसने विंग को उसके करीब आते हुए, उसके थाइस पे टच करते हुए, उसके थाइस से अपने फिंगर को टच करते हुए ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, और उसके बाद अपने मुंह से ये बोलना शुरू किया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम लड़की हो या लड़की, मुझे बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि अगर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहो तो तुम कर सकते हो, मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे जेंडर से, मुझे सिर्फ तुमसे फ़र्क पड़ता है, क्या तुम रेडी हो? उसने इतनी गंदे तरीके से ये सेंटेंस अपने मुंह से निकाला था ना कि विंग को तो मन कर रहा था कि लेंस उसे का मुंह नोच के इस वक्त उसके मुंह का हुलिया बिगाड़ दे, लेकिन उसके पाँव, उसके हाथ, उसका पूरी बॉडी इस वक्त जवाब दे रहे थे कि वो इस वक्त इस हालत में नहीं है। वो धीरे धीरे कांपना शुरू कर चुका था। दूसरी तरफ लान वांग जी को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि लेंस उसे विंग के इतने करीब है, और जब तक उसका हाथ विंग के चेस्ट तक पहुंचता तो लेंस उसे के मुंह पे एक ज़बरदस्त तरीके का मुक्का आके पड़ गया था। लेंस उसे छटकते हुए विंग से दूर तो जा चुका था, लेकिन विंग अभी भी अपने शरीर पे उसके हाथों को फील कर पा रहा था। वो महसूस कर पा रहा था कि उसने कितने गंदे हाथों के साथ उसे छुआ था, और ये उसकी जो फीलिंग थी ना वो बहुत अजीब उसे फील करा रही थी। उसे ऐसा फील करा रही थी कि इस वक्त उसके बराबर अपवित्र चीज़, डिस्गस्टिंग चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं।
और उसकी आंखों के वो आंसू जो रुकने का अब बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे, और ना ही वो अब रुकना चाह रहे थे, क्योंकि वीन की लाइफ में जो कुछ बचा कुचा रह चुका था ना, अच्छा वो भी बिगड़ चुका था। और आगे आगे वो कब जाके ठीक होगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।